हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मिथ। मैं आज बात करूंगा हाइपरनेट्रेमिया के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि लेवल 145 से बढ़ जाए तो उसे हाइपरनेट्रेमिया बोलते हैं। और हाइपरनेट्रेमिया होता है वो हमेशा हाइपर ऑस्मोलर ही होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने हाइपोनेट्रेमिया में बताया था कि वो आइसो ऑस्मोलर भी था, हाइपर ऑस्मोलर भी था और हाइपो ऑस्मोलर भी था। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ हाइपर ऑस्मोलर ही होगा। इसके बाद में अगर कॉजेस के बारे में बात करूं तो ये अगेन ये दो चीज में वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइडेड है। एक हाइपोवॉल्यूमिक और दूसरा हाइपर वॉल्यूमिक। तो अगेन हाइपोवॉल्यूमिक है वो रीनल और नॉन रीनल में डिवाइडेड है। इसके कॉजेस के डिटेल में जब हम डायग्नोस्टिक अप्रोच के बारे में जाऊंगा तब बताऊंगा। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि नॉन रीनल कॉजेस में कौन कौन से आते हैं। तो जिसे हम इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं, तो वो यहाँ आते हैं, जैसे कि जीआई लॉस, फिर स्वेट लॉस और रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये सब नॉन रिनल में आएंगे। और हाइपर मतलब वॉल्यूमिक की बात करूं तो ये रिलेटिवली लेस कॉमन होता है, पर ये मोस्टली आइट्रोजेनिक ही होता है। आइट्रोजेनिक कॉज कौन से है, जैसे कि आईवी सोडियम सॉल्ट्स देना, जैसे कि NaCl और NaHCO3। और इसका दूसरा कॉज है सी वाटर इंगेशन। तो ये हो गई वॉल्यूम के हिसाब से बात। और इसके बाद में अगर मतलब साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा तो आप यहाँ एक चीज जाननी जरूरी है कि ये अब कैसे होता है। कि समझ लीजिए ये ब्लड वेसल्स हो गई और ये ब्रेन के सेल्स हो गए। तो अब जानते हैं कि अब यहाँ सोडियम कंटेंट बढ़ गया है तो ये मतलब हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा हो गया। तो अब क्या होगा, जो मतलब वाटर मतलब जिस सेल्स के अंदर का जो वाटर था अब वो यहाँ से निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ सेल्यूलर श्रिंकेज हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सेल्यूलर श्रिंकेज होगी तो मतलब सेरेब्रल पूरे ब्रेन की श्रिंकेज होगी। और आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे ब्रेन की श्रिंकेज होती है तो इसको कनेक्ट करने की जो ब्लड वेसल्स थी अब वो रप्चर हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि हेमरेज होगा और सबड्यूरल हेमेटोमा होगा। पर ये जो हेमरेजिक कंडीशंस होती है वो नियोनेट्स और पीडियाट्रिक पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन होती है। तो ये मेनली एक पैथोलॉजिकल बात हो गई। और अगर मैं साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो ये कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहले साइन और सिम्टम्स में क्या आता है कि लिथार्जी आता है, फिर इरिटेबिलिटी आता है, फिर कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स आते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो हाइपरथर्मिया होता है, फिर डिलीरियम, पेशेंट डिलीरियम में चला जाता है, फिर कन्वल्जन्स होते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, फिर कोमा हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गई साइन और सिम्टम्स के बाद। और आप एक बात आप जान लीजिए कि एक रेयर सिम्टम कौन सा है, तो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ये मतलब आप जैसा कि जानते हैं कि ये हाइपोनेट्रीमिया के रैपिड करेक्शन से ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होता था। पर ये हाइपरनेट्रीमिया का ये एक मतलब ये एक कॉम्प्लिकेशन है, पर ये बहुत ही कम होता है। तो ये हो गई साइन और सिम्टम्स की बात। और इसके बाद में डायग्नोस्टिक अप्रोच के बारे में बात करूंगा। तो डायग्नोस्टिक अप्रोच के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो यूरिन ऑस्मोलालिटी। तो ये यूरिन ऑस्मोलालिटी के हिसाब से दो में डिवाइडेड है, मोर देन 400 एंड लेस देन 250। तो मैं अगर मोर देन 400 के बारे में बात करूंगा तो ये अगेन दो में डिवाइडेड है, एक नॉन रीनल कॉजेस और दूसरा रीनल कॉजेस। तो नॉन रीनल में कौन कौन से आएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इनसेंसिबल वाटर लॉस था उसकी वजह से होगा। तो जब भी इनसेंसिबल वाटर लॉस होगा वो वाटर इनटेक से कम हो जाएगा, तब ये तब ये हाइपरनेट्रेमिया होगा। तो इसके कॉजेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वेटिंग के बारे में। तो अब जानते हैं कि अगर मतलब कोई एथलीट्स या फिर मैराथन रनर हो और उन्हें बहुत सारा स्वेटिंग होता है, पर अगर वो कोई भी फ्लूइड ना ले तो इन्हें हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैराथन रनर्स मतलब स्वेटिंग होती है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मतलब फ्री वाटर ही लेते हैं तो उन्हें हाइपोनेट्रेमिया होगा। पर अगर वो फ्री मतलब वाटर लेते ही नहीं है तो उन्हें हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है। और इसके बाद हम दूसरा आता है रेस्पिरेटरी लॉस। तो अब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी लॉस मतलब कब ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जब भी पेशेंट जब जैसे कि वेंटिलेटर पर हो तब उसके मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में से लॉस बढ़ जाता है, वाटर लॉस।
और इसके बाद आता है जीआई लॉसिस। तो जीआई लॉसिस में सबसे मोस्ट कॉमन है डायरिया। तो ये डायरिया की वजह से होता है। पर एक बात मैं यहाँ क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो डायरिया कौन कौन से, तो ऑस्मोटिक डायरिया और दूसरा वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन दोनों में हाइपरनेट्रेमिया होता है। पर अगर हम बात करें कि सिक्रेटरी डायरिया के बारे में, तो सिक्रेटरी डायरिया में आप जान समझ सकते हैं कि यहाँ मतलब सॉल्यूट्स लॉस होंगे, तो यहाँ हाइपोनेट्रेमिया होगा। तो ये हो गई डायरिया की बात। और मतलब जीआई लॉस का दूसरा रीजन क्या है कि जैसे कि हमने लैक्टिलोज जैसे मतलब ऑस्मोटिक कंटेंट्स दिए हो, वो सब। और इसके बाद आता है कि रीनल कॉजेस। तो रीनल कॉजेस कौन कौन से होंगे, तो आप एक बात समझिए, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हो तो इसमें मतलब ग्लूकोज लेवल बहुत ही मतलब ब्लड में हाई हो जाता है, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोसूरिया होगा। तो यूरिन में ग्लूकोज के साथ साथ वाटर लॉस भी हो जाएगा। इसलिए वाटर लॉस मतलब जब बहुत इंटेक से ज्यादा बढ़ जाए तब क्या होगा, यहाँ हाइपरनेट्रेमिया हो जाएगा। और ये रीनल के दूसरे कॉजेस कौन कौन से है, जैसे कि ऑस्मोटिक, और दूसरे कॉजेस है ऑस्मोटिक डायरेसिस, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ये रीनल के दूसरे कॉजेस हुए। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, जैसे कि एक हो गया मैनिटोल, फिर उसके बाद हो गया यूरिया की वजह से। मैंने आपको कल यूरिया में बताया था कि यूरिया हाइपोनेट्रेमिया नहीं करता, पर अब ये मतलब सॉल्यूट मतलब ये एक ऑस्मोलल कंटेंट है, तो ये जब भी यूरिन में लॉस होगा तो इसके साथ वाटर को भी अपने साथ ले जाएगा, इसलिए कि इसकी वजह से ये हाइपरनेट्रेमिया करेगा। तो ये हो गई 400 से ज्यादा की बात और यूरिन ऑस्मोलालिटी की। और अगर मैं बात करूं कि यूरिन ऑस्मोलालिटी 250 से कम हो, तो आप समझ सकते हैं कि यूरिन ऑस्मोलालिटी 250 से कम कब होगी। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यूरिन सोडियम होता है वो रास सिस्टम के पर डिपेंडेंट होता है, और यूरिन ऑस्मोलालिटी होती है वो एडीएच पर डिपेंडेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यूरिन ऑस्मोलालिटी जब 250 से कम होगी तो उसका रीजन क्या होगा कि एडीएच का कम हो जाना। अगर एडीएच कम हो जाएगा तो मतलब वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से, और यूरिन में वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूरिन में वाटर लॉस ज्यादा हो गया, और मतलब सोडियम तो कम जितना था उतना रेगुलर ही है, पर वाटर ज्यादा हो गया, तो यूरिन ऑस्मोलल हो जाएगा, मतलब वो यूरिन ऑस्मोलालिटी 250 से कम हो जाएगी। तो अब एडीएच का कम होने के मतलब कॉजेज तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये है डायबिटिस इंसिपिडस। और डायबिटिस इंसिपिडस अगेन दो में डिवाइडेड है, सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस और दूसरा नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस। सेंट्रल के कॉजेज तो मतलब कौन कौन से होंगे, जैसे कि ट्यूमर होगा, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन वैसे कॉजेज होंगे, वो सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस करेंगे। और नेफ्रोजेनिक डीआई के कॉजेस कौन कौन से हैं, तो जैसे कि लिथियम टॉक्सिस मतलब लिथियम का क्रॉनिक इंगेशन, फिर डेमिक्लोसाइक्लिन जैसी ड्रग्स, फिर इसके बाद आता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, और इसके बाद आता है जब भी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की रिलीफ हो तब नेफ्रोजेनिक डीआई हो सकता है, तो मतलब रिलीफ ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। और इसका इसके दो इंपॉर्टेंट कॉजेज है नेफ्रोजेनिक डीआई के, एक है हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होते हैं, इनमें नेफ्रोजेनिक डीआई होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है कि क्योंकि जब आप मतलब इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तब यहाँ नेफ्रोजेनिक डीआई का कंसेप्ट काम लगेगा। तो ये हो गई डायग्नोस्टिक अप्रोचेस के बारे में बात। और इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में फिर से एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रेन इसमें एडप्ट कैसे करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये प्लाज्मा था, ये अब हाइपर ऑस्मोलर हो गया है, तो अब ब्रेन सेल्स क्या करेंगे, तो अब ये ब्रेन सेल्स होंगे जो ऑस्मोलर कंटेंट्स होंगे ये सेल में बढ़ जाएंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था क्रिएटिन, बीटेन, मायोइनोफेटल वगैरह, तो ये सब अब ब्रेन सेल्स में बढ़ जाएंगे। इस तरह
तरह से ब्रेन क्रोनिक हाइपरनेट्रेमिया को कंपेंसेट कर लेगा। और आप इसे कब कहते हैं तो 48 आवर्स से ज्यादा को क्रोनिक कहते हैं। तो आप एक बात समझिए, जैसे कि अगर हम क्रोनिक हो और हम इसे रैपिडली करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम इसे रैपिडली करेक्ट करेंगे तो यहाँ से मतलब सोडियम चला जाएगा। तो अब क्या होगा, तो अभी ये ब्रेन सेल्स अब हाइपर ऑस्मोलर हो गए हैं। तो अब क्या, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वाटर था वो ब्लड में से अब यहाँ ब्रेन सेल्स में चला जाएगा, इसलिए ब्रेन सेल्स स्वॉलन हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, सेरेब्रल इडीमा। तो मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि हाइपोनेट्रीमिया के रैपिड करेक्शन से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होता है, वैसे ही हाइपरनेट्रीमिया के रैपिड करेक्शन की वजह से सेरेब्रल इडीमा होता है। तो आपको मतलब करेक्शन रेट कितना रखना चाहिए, तो वो आपको मतलब 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर डे से मतलब कम रखना चाहिए। तो ये क्रोनिक के लिए। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अगर ये एक्यूट हो तो आप इसे रैपिडली करेक्ट कर सकते हैं, फिर भी आपको सेरेब्रल इडिमा के बारे में मतलब ध्यान रखना चाहिए। ये हो गई टाइम ड्यूरेशन की बात। और इसके बाद आता है फ्लूइड कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो फ्लूइड के लिए अगेन ये 3 में डिवाइडेड है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशंस, यू वॉल्यूमिक कंडीशंस और हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशंस। तो हम हाइपोवॉल्यूमिक में कौन सा देंगे, तो इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस है नॉर्मल सलाइन। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्लाज्मा यहाँ हाइपर ऑस्मोलर होगा, तो हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा की कंपैरिजन में जो 0.9% NaCl होगा वो हाइपो ऑस्मोलर होगा। तो ये मतलब तो आप समझ सकते हैं कि हम NS क्यों देते हैं। तो फिर हम इसके बाद क्या होगा, जब NS देने के बाद जब कंडीशन यू वॉल्यूमिक हो जाएगी तो हम इसमें हाफ सेलाइन प्लस 5 डेक्सट्रोज दे सकते हैं। और रूट कौन सा प्रीफर करते हैं, तो मतलब सभी के लिए हमेशा ओरल रूट प्रीफर्ड होता है कि ओरल रूट IV से प्रीफर्ड होता है। अगर पेशेंट खुद ले सकता है तो अच्छी बात है। और इसके बाद आता है यू वॉल्यूमिक कंडीशंस। तो इसमें कौन सा फ्लूइड देते हैं, तो इसमें 5 डेक्सट्रोज देते हैं। और इसके बाद आता है हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशंस। तो हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशंस में आप समझ सकते हैं कि हाइपर वॉल्यूमिक भी है और हाइपर ऑस्मोलर भी है। तो आपको सबसे पहले हाइपर ऑस्मोलर मतलब सिचुएशन को करेक्ट करना होगा, इसलिए सबसे पहले आप 5 डेक्सट्रोज देंगे। और इसके बाद हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन को आप कैसे करेक्ट करेंगे, तो वो आप लूप डायरेटिक्स देकर करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई फ्लूइड की बात। और इसके बाद मैं बात करूंगा फ्री वाटर डेफिसिट के बारे में। तो फ्री वाटर डेफिसिट मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक्यूट के बारे में बात करूंगा। तो एक्यूट कंडीशंस में फ्री वाटर डेफिसिट कितनी होती है, तो ये ऑलमोस्ट ये वेट लॉस जितना होता है उतनी ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्री वाटर डेफिसिट इसमें सिंपल है कि जितना वेट लॉस के बराबर ही होगी। तो इसमें इसके ट्रीटमेंट में कैसे हो गए, तो सबसे पहले 5 डेक्सट्रोज देंगे और इसके बाद जब मतलब करेक्ट हो जाए तो हाफ सेलाइन प्लस 5 डेक्सट्रोज देंगे। और एक्यूट के बाद आता है क्रोनिक कंडीशंस में फ्री वाटर डेफिसिट कैसे करेक्ट मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका क्रोनिक कंडीशंस के लिए फ्री वाटर डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल बॉडी वाटर इनटू सीरम सोडियम लेवल माइनस 140 अपन डिवाइडेड बाय 140। तो ये हो गया मतलब फ्री वाटर डेफिसिट क्रोनिक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये टोटल बॉडी वाटर मतलब अब कितना होगा। तो ये मेल के लिए ये कितना, सॉरी सबसे पहले फीमेल की बात करेंगे। तो ये फीमेल के लिए 0.5 इंटू बॉडी वेट होगा और मेल के लिए ये 0.6 इंटू वेट होगा। तो फ्री वाटर के बाद मतलब फ्री वाटर के सॉरी टोटल बॉडी वाटर की एक बात कितना होता है, तो ये मसल मास के बराबर मतलब इसके अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल बॉडी वाटर किसमें मतलब कम होगा। तो मसल मास किन किन कंडीशंस में कम होता है, जैसे कि एजेड का पीपल, फिर फीमेल पेशेंट्स। इसके बाद आता है मतलब केचेक्सिया,
तो इन सब सारी कंडीशंस में मतलब मसल मास कम होगा, इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि टोटल बॉडी वाटर को आपको 0.5 मतलब करेक्शन फैक्टर लेना है। इसके बाद में आखिर में मैं बात करूंगा डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में, उसके मतलब मेनली ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल की ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसकी ट्रीटमेंट होगी डेस्मोप्रेसिन DDAVP। तो उसके ट्रीटमेंट हो गए डेस्मोप्रेसिन। तो उसका रूट कौन सा होता है, तो ये ओरल भी होता है, IV भी होता है और इंट्रानेजल भी होता है। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की ट्रीटमेंट में कौन कौन सी होती है, तो मैं सबसे पहले ड्रग्स के बारे में बता दूंगा। तो इसमें आता है थायजाइड्स, फिर एमिलोराइड। कब, जबकि ये लिथियम मतलब की वजह से होता है। और दूसरा आता है एनसिड्स। तो अब ये कैसे होगा कि एक बात आप समझिए, जैसे कि समझिए ये नेफ्रॉन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो थायराइड डाययूरेटिक्स है ये यहाँ एक्शन करेंगे। तो अब क्या होगा कि थायराइड डाययूरेटिक्स आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ एक्शन करेंगे तो स्टार्टिंग में मतलब डाययूरेसिस होगा, पर जैसे जैसे बॉडी मतलब यहाँ से ज्यादा सोडियम और वाटर रीएब्सॉर्ब करके कंपेंसेट करेगी, इसलिए थायराइड डाययूरेटिक्स मतलब डायबिटीज इंसिपिडस में एक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, और उसके बाद आता है कि लिथियम। तो आप समझ सकते हैं कि लिथियम आप जानते हैं कि लिथियम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होती है, इस यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। और यही एपिथेलियल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करता है वहीं से लिथियम रीअब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो लिथियम रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लिथियम रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वो यहाँ सेल्स को डैमेज करेगा और इसकी वजह से मतलब नेफ्रोजेनिक DI होगा। तो आप इस चैनल को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, तो वो है एमिलोराइड जैसे ड्रग्स के जरिए। और ये मतलब ये एमिलोराइड्स हो गई, और उसके बाद आखिर में आती है एनसिड्स। पर एनसिड्स उतनी प्रीफर नहीं की जा सकती, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि एनसिड्स खुद भी रीनल डैमेज करती है और गैस्ट्राइटिस जैसे भी मतलब साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो एनसिड्स ज्यादा प्रीफर नहीं की जा सकती। तो ये बात हो गई हाइपरनेट्रेमिया के बारे में। तो थैंक यू।